प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर को कैसे बोला जाए, उनका उच्चारण स्थान क्या है और स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं आदि विषय की चर्चा करने वाले हैं। तो भैया इससे पहले एक और भी बात सुन लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो समझ लें स्वर किसे कहते हैं। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट से निकलती है और उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और देखो हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, देखें वो भी। देखो ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 हैं, कौन कौन से देखें, आ, ई, उ तथा री। इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। पुनः समझ लीजिएगा, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में, या यूँ समझिए जिन वर्णों की ध्वनि निकालने में 1 मात्रा का समय लगता है, वो है आ, ई, उ तथा री। और ठीक भैया इनसे 2 गुना समय लगने वाला कौन है, देखिएगा, दीर्घ स्वर। कौन सा बताया, दीर्घ स्वर। तो आप लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की जो संख्या कितनी है वो भी देख लीजिएगा, 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। देखो मैं आपके समझने के लिए बड़ा आ कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया था, बता दिया था कि बड़ा नहीं कहना चाहिए। यानी कि आ की अपेक्षा इसको 2 गुना बोला जाता है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। तो ये जो हैं स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर के बाद में अगला स्वर है प्लुत स्वर। तो ये देख रहे हैं, ये लिखा है प्लुत स्वर। और देखो भैया प्लुत स्वर किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिनमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से ठीक 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उदाहरण देखिए, यानी जैसे लिखा है ओम। तो जो ओम लिखा है इसमें बीच में देखो लिखा हुआ आपको 3 दिखाई दे रहा है, ओम के ओ, और फिर 3 लिखा है, फिर माँ लिखा है। तो जो 3 होता है ये क्या होता है समझ लीजिएगा। स्वर के आगे 3 का अंक लिखने की पहले परंपरा थी। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग लगभग अब क्या है, लुप्त हो गया है, लेकिन पहले ये परंपरा थी। दूसरा, ये प्लुत स्वर का द्योतक भी था। तो आप समझ गए हैं कि जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो पुनः समझे, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, वो ये हैं आ, ई, उ तथा री है। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। उनकी जो संख्या कितनी है, 7 है। आ, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। और कहीं कहीं पे आपको आए और आओ जो है ये भी जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जो प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर जो है 3 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से ठीक 3 गुना समय जिनमें लगी वो कौन से हैं, प्लुत स्वर है। जैसे ओ, अम, जो अभी हमने इससे पहले हमने आपको बता दिया है, वो इसका उदाहरण है। अब हम आगे चलते हैं।
व्यंजन, तो व्यंजन जो वर्ण हैं इनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुका हूँ कि कौन कौन से व्यंजन होते हैं और उनके नाम क्या है और उनके भेद कौन कौन से, ये हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो आप देखिएगा वर्णों का उच्चारण स्थान जो अति महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, और बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कंठ वर्ण, सबसे पहला देखो लिखा हुआ है कंठ वर्ण, भाई देखते भी रहिएगा। कंठ वर्ण, तो कंठ वर्ण कौन से होते हैं? जो कंठ से बोले जाए। कंठ वर्ण जो कंठ से बोले जाए वो वर्ण कौन से हैं? वो कंठ वर्ण कहलाते हैं। और इसको बड़ा आसानी से सूत्र से ही समझ लीजिएगा। कभी कभी जैसे टेट इत्यादि है, सुपर टेट है, और अन्य भी परीक्षाओं में जो भी इनका सूत्र भी पूछ लिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब देखो एक एक हम अक्षर बता रहे हैं। आ से आ यानी आ और आ, कु से यानी कवर्ग, और हा से हा, और फिर क्या लिखा है? विसर्जनीय नाम, और विसर्जन और फिर क्या लिखा है? विसर्ग। फिर लिखा है कंठ, ये कंठ से बोले जाते हैं। पुनः समझ लीजिएगा सूत्र से ही। अकुह, आ से आ, क से कवर्ग यानी का खा गा घा ये वाला कवर्ग, और हा और विसर्ग, ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। पुनः समझ लीजिएगा, आ कवर्ग, हा और विसर्ग कंठ से उच्चारित होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं, यानी कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। देखो दूसरा है तालव्य वर्ण। सूत्र इसका क्या है? इचु यशानाम तालु। फिर जैसे ऊपर वाला समझे ऐसे ही इसको आसानी समझिए, जुगाड़ है। ई से ई यानी ई और ई, और चू यानी चवर्ग, आगे या लिखा है या, और आगे लिखा है या, तो शा। ई चवर्ग या और शा तालु से उच्चारित होने के कारण कौन से वर्ण कहेंगे? तालव्य वर्ण कहेंगे। तीसरा है मूर्धन्य वर्ण। ऋतु रसाना मूर्धा, ठीक है, ऐसे इसको भी समझना है। री और री, देखो जो एक री है उसके बाद में री लिखा हुआ है तो वो दीर्घ है भैया, री। और उसके बाद देखो लिखो टवर्ग, टाटा डाढ़ा वाला टवर्ग, और रा मूर्धन्य जो वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण क्या है? मूर्धा है, इसलिए इनको कहते हैं मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और उसके अगला है चौथा दंत्यवर्ण। दंत्यवर्ण किसे कहते हैं? अरे सीधी सी बात है, जो दांत यानी दांत के माध्यम से जो उच्चारित हो वर्ण वो दंत्यवर्ण है। पुनः समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है सूत्र देखो। ऋतुल सानाम दंताः यानी ली, और तू से तवर्ग यानी तथा, और ला सा, ये कौन से वर्ण है? दंत वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत है। आप लोग सूत्र से ही समझ लिया करो बड़ी आसानी से, बार बार वही पद्धति अपना रहा हूँ। देखो पुनः समझ ली है तो इसका मतलब ली, और उसके बाद तू लिखा हुआ है तवर्ग समझिएगा, ला और फिर सा लिखा हुआ यानी ला और सा, ये कौन से? दंता है, यानी कि दंत वर्ण है, दांत से बोले जाने वाले, यानी दांतों की सहायता से बोले जाने वर्ण हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। और देखो ये आगे लिखा है ओष्ठ वर्ण। उपो मध्यमानिया नामोष्ठो, यानी उ पहले लिखा हुआ है, वही पद्धति अपनाना है जो ऊपर मैंने बताया। और पा से
पवर्ग। फिर उपमध्यमानी वर्ण क्या होते हैं? ये ओष्ठ वर्ण होते हैं, यानी ओष्ठ से बोले जाने के कारण ही क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला है नासिक के वर्ण। नासिक माने नासिका की सहायता से बोले जाएं, यानी नाक की सहायता से बोले जाएं जो वर्ण, वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं। या मर ना नाम, ये जो है नासिक के वर्ण हैं और ये अनुस्वार नाक से उच्चारित होने के कारण यानी नासिक के वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, कंठ और तालु से जो यानी दो स्थानों से जो श्वास वायु है जो दो स्थानों पर प्रेशर कर लगाती है, यानी कि ज़्यादा रगड़ लगाती है, ज़्यादा वहाँ पे अपना जमाती हुई निकलती है, वो क्या है? कंठ और तालु। ए दे तो है, ये दोनों जो है कौन से है? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कंठ और तालु, यानी कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ और तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला देखिए, अगला कंठोष्ठ है। कंठ और ओठ से बोले जाने वाले वर्ण, यानी दो स्थानों से, कंठ से भी और ओठ से भी, यानी दो स्थानों से। वो कौन से हैं? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ एवं ओष्ठ दोनों है। कंठ और ओष्ठ दोनों है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और इसके बाद देखो लिखा हुआ है दंतोष्ठ वर्ण। दांत और ओठ से बोले जाने वाले वर्ण, वकार से दंतोष्ठम, यानी वकार से नहीं, वाव का उच्चारण क्या है? दांत और ओष्ठ है, इसीलिए क्या कहते हैं? इन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके बाद आगे लिखा है जिह्वामूलीय वर्ण। अब ये देखो जिह्वामूलीय वर्ण कौन से होते हैं? जिह्वामूली का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। तो आपको ये वर्ण जिह्वामूली अधिकांश कहाँ मिलेंगे? ये जो है अरबी में आपको मिलेंगे। का है, खा है, गा है, और जो ये निशान आप देख रहे हैं, तो का की जगह पे जो बिंदी लिखी हुई है रेफ इसे बोलते हैं। खा के स्थान पे लगा हुआ गे, गा के स्थान पे लगा, इसे रेफ बोलते हैं। और देखो जैसे काजल लिखा हुआ है, तो काजल हम पढ़ लेंगे, का के नीचे बिंदी लगी हुई है, तो का को हम तेज बोलेंगे काजल। गजल वैसे गाजल, तो इसे तेज बोला जाता है। ये भी आगे हम चर्चा करेंगे इसकी भी। तो वर्णों का उच्चारण स्थान आप समझ गए होंगे। यदि आपको दिक्कत हो रही है या इसकी इनके विषय में विशेष जानकारी लेना है या अन्य विषय की भी जानकारी और भी लेना है, यानी अन्य और विषय का मतलब जो हिंदी में ही रहना है, दूसरे अन्य विषय में नहीं जाना है, तो आप जो है मेरी व्हाट्सएप पे बता करके आप जो है अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो नंबर मैं बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, 94 54 23 46 20। इस पर भी आप जो है अपना मैसेज करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलो अच्छा आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो है वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो इस पहले अभी मैंने बताया है, वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिया है। अब हम चलेंगे वर्ण विच्छेद की तरफ, यानी वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। तो भैया वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? साफ साफ जाहिर हो रहा है, वर्णों को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसको समझ लेने से यानी जान लेने से जो हम लोगों से बोलते समय अशुद्धियाँ होती हैं, पढ़ते समय जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, वे अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं। और वर्णों के विच्छेद से जो संधि है
उसको भी आसानी से समझ जाते हैं। यानी शब्द जब अलग अलग हो जाते हैं तो भी उनका जो है हम अर्थ आसानी से समझ जाते हैं, इसे कहाँ से तोड़ा जाएगा, उनके दोनों के अर्थ क्या होंगे, और वर्णों का समायोजन कैसे होगा, वर्णों का योग कैसे होगा, यानी वर्ण विच्छेद कैसे होगा और संधि कैसे होगी। ये सारी चर्चाएं यदि आप समझ लेते हैं तो भाषा में होने वाली जो अशुद्धियाँ हैं वो खत्म हो जाती। देखो, इससे स्पष्ट होता है वर्णों का विच्छेद जानना बहुत ज़रूरी है। चलो बस आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में मिलते हैं।